Hello everyone and welcome to my channel. Myself CA Aditi Sehgal and this is lecture number 3 for partnership जिसमें हम कवर करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में फंडामेंटल्स और गुडविल और चेंज इन PSR रिस्पेक्टिवली कवर कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से। अ फ्यू थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑन इंस्टाग्राम। जी हाँ, मेरा चैनल लर्न कॉमर्स विद CA अदिति इज़ ऑन इंस्टाग्राम। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, जाकर फॉलो कीजिए मुझे मैसेज कीजिए विद योर डाउट्स, योर क्वेरीज, योर फीडबैक। आई रियली अप्रिशिएट इट। ओके, दूसरी बात, इस लेक्चर को देखने से पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप लेक्चर नंबर 2 जो है मेरा, दैट इज़ गुडविल एंड चेंज इन PSR, उसे ज़रूर 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 देखिए, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। काफ़ी यहाँ पर ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ और मैं वो यहाँ पर नहीं दोहराऊंगी। मैं प्रीवियस लेक्चर का आपको रेफरेंस दे दूँगी। तो अगर आप वो लेक्चर भूल चुके हैं, अगर आपको वो लेक्चर याद नहीं है, अगर आपने वो लेक्चर देखा नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गुडविल वाला लेक्चर आप ज़रूर देखिए। और अगर आप वो देख चुके हैं तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेक्चर। ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सोनू के टीटू की स्वीटी वाला हमने सारा रेफरेंस दिया था कि सोनू और टीटू ने कैसे जब अपने बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करी तो क्या क्या उसमें इफेक्ट्स आए, क्या क्या हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ी। राइट, नाउ वी टॉकिंग ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है। सपोज सोनू और टीटू की ही ले लेते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है, अच्छी चल रही है। उनको लगता है सपोज कि उनको एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए, या फिर उनको लगता है कि उनको एक्स्ट्रा मैन पावर चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा ब्रेन्स चाहिए काम करने के लिए, वर्कलोड कम करना है। तो वो बोलते हैं कि हम स्वीटी को एंटर करेंगे। स्वीटी उनका रेस्टोरेंट का भी नाम है, पर वो स्वीटी करके एक पार्टनर को भी एंटर कर लेते हैं अगर। ठीक है, अब ये नई बंदी जब आएगी अपने साथ कैपिटल लेके आएगी। ठीक है, और अपने साथ क्या क्या लेके आएगी वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, पर अपने साथ कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेकर आएगी, बिजनेस में आएगी, अपना दिमाग लगाएगी, काम करेगी, तो बिजनेस को ही फायदा होगा। तो जब ये बंदी आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब सबसे पहले जब ये बंदी बिजनेस में आएगी तो क्या आपको लगता है कि ये दोनों पहले जितना जितना कमा रहे थे अब उसमें कुछ चेंज आ जाएगा। राइट, जैसे पहले अगर सपोज हमारा 60,000 का प्रॉफिट होता था और सपोज इन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल थी तो एस के पास आता था 30,000, टी के पास आता था 30,000, है ना। पर अब इसके एंटर हो जाने से अगर मैं चलो अभी भी अज्यूम कर लूँ कि तीनों इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे, फिर भी ये जो 60,000 का प्रॉफिट है ये एस के पास जाएगा 20,000, टी के पास जाएगा 20,000 और स्वीटी के पास जाएगा 20,000। दैट मीन्स कि इवन इफ अगर हम बोल रहे हैं कि अभी भी प्रॉफिट्स इक्वली ही शेयर हो रहे हैं, पर जितने शेयर हो रहे हैं उसमें डिफरेंस आ गया। और वो डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि भैया ये नया बंदा जब आया अब ये भी इसमें हक जताएगा, राइट्स इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ये भी अपने रखेगा। पहले जहां पुराने पार्टनर्स को 30,000 मिल रहा था, अब उनको 20,000 मिल रहा है। मतलब वो अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर को अकोमोडेट करने के लिए, और वो नया पार्टनर एक तरह से गेन कर रहा है चीज़ें। राइट, इन दोनों के सैक्रिफाइस से ये बंदा गेन कर रहा है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो रही है, हाँ जी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग तो हो रहा है ना। अब अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले हम अपना दें सारे। अपनाओ जी अपनाओ। उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि भैया सबसे पहले तो जो गेनिंग पार्टनर होता है उसको जो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करना होता है गुडविल का शेयर देके। और वो शेयर क्या होता है, इन द शेयर जिसमें वो गेन कर रहा है बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है। राइट, मतलब जितना ये बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है उतनी शेयर ऑफ गुडविल गेनिंग पार्टनर को देनी होती है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। बेसिकली एडमिशन के केस में क्या हो रहा है, एडमिशन के केस में ये हो रहा है इन दोनों ने पास्ट में कुछ एफर्ट्स लगाए हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है,
ये बंदा आ रहा है आज की डेट में, ठीक है, इसने पास में कोई एफर्ट्स नहीं लगाए, है ना, ये तो अपना खेल रहा था, मजे कर रहा था, एफर्ट्स तो इन दोनों ने लगाए थे। ये बंदा आज की डेट में आ रहा है और इनके एफर्ट्स का मजा खा जाएगा आने वाले सालों में, जैसा कि मैंने बताया, राइट, कि जब अगले साल 60,000 का प्रॉफिट होगा तो उसको भी 20,000 मिल जाएगा, है ना। पर इस 60,000 के प्रॉफिट में कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वो भी है जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, जो गुडविल की वजह से हो रहा है। तो बेसिकली ये जो नया आने वाला पार्टनर है, ये अपने साथ अपने शेयर जितनी गुडविल का हिस्सा लेकर आएगा। मतलब इसके आने वाले डेट पे हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे कि फ्यूचर में होने वाले एक्सेस प्रॉफिट्स की आज की वैल्यू कितनी है आज की वैल्यू। और जितने शेयर के लिए ये भाई आ रहा है ना, नया भाई आ रहा है, जितने शेयर के लिए, जैसे सपोज अगर मैं बोलूँ कि गुडविल का अमाउंट हमने कैलकुलेट किया 2 लाख, ठीक है, एस आ रहा है सपोज 1/4 शेयर के लिए, ठीक है, तो अपने शेयर के पर्टेनिंग गुडविल का अमाउंट दैट इज 50,000 रुपीज एस लेके आएगा एज प्रीमियम फॉर गुडविल, या फिर गुडविल भी बोल दो या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल बोल दो, और ये वो अमाउंट कैश में लेके आएगा। तो अब पहले तो एस लेके आएगा अपने साथ कैपिटल, दूसरा वो अपने साथ क्या लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब आने वाले सालों में जो वो प्रॉफिट शेयर करेगा, जिसमें से कुछ हिस्सा वो है जो 2 पार्टनर्स, जो इसके एडमिशन से पहले 2 पार्टनर्स ने एफर्ट्स डाले थे, उनका नतीजा है, तो उसके लिए कॉम्पनसेशन लेके आएगा अपने साथ, विच इज नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, इन दिस केस सोनू और टीटू। किस रेशो में, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में, कितना वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं इसके लिए, राइट। इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था चेंज इन पीएसआर में, एक तो वो गुडविल लेके आता है, दूसरा उस टाइम पे जितने अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होते हैं, वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिए जाते हैं। सेम एडमिशन में भी होगा। क्यों ये सब एडमिशन में क्यों हो रहा है, क्योंकि बेसिकली एडमिशन भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही तो है ना। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो होगा ही होगा ना, अगर एडमिशन आएगी, प्रॉफिट का शेयर तो चेंज होगा ही, ठीक है। तो जो चेंज इन पीएसआर में हो रहा है वही एडमिशन में भी होगा। तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, रिजर्व्स, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर उसकी वैल्यू नहीं चेंज करनी है तो मतलब अगर उनको बुक्स में रिटेन करना है तो उनका नेट इफेक्ट निकालेंगे और गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और अगर नेट इफेक्ट नेगेटिव आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर एंट्री डाल देंगे। ये भी मैंने एग्जैक्टली आपको समझा दिया था चेंज इन पीएसआर में, वो बिल्कुल का बिल्कुल सेम वैसा ही है, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ नहीं डिस्कस करूंगी। उसके अलावा तीसरी चीज़ क्या होगी, भैया जिस दिन आप नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हो उस दिन आप एसेट्स की रिवैल्यूएशन कराओगे, लायबिलिटीज़ की रिवैल्यूएशन कराओगे। बेसिकली आप देखोगे कि जो एसेट्स आपने खरीदे थे क्या वो उसी वैल्यू के हैं या फिर उनकी वैल्यू बढ़ गई है या उनकी वैल्यू घट गई है, ठीक है। उनकी वैल्यू बढ़ गई है, उनकी वैल्यू घट गई है, नए बंदे के आने वाली डेट तक वो जितनी भी वैल्यू बढ़ी है घटी है, उससे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन होगा, पुराने पार्टनर ही होंगे। नए पार्टनर का तो उसमें कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो अगर हम नए पार्टनर से फ्यूचर की कॉम्पनसेशन का वो ले रहे हैं, ठीक है, तो इट इज़ ओनली फेयर कि एसेट्स की रिवैल्यूएशन अगर कुछ हो रही है जिससे हमें लॉस हो रहा है, ठीक है, तो वो पुराने पार्टनर्स ही बेयर करें, क्योंकि वो उससे आने के पहले की वजह से हो रहा है सब कुछ, उसके आने के पहले के टाइम का है सब कुछ, है ना। अगर मैं बात करूं सपोज 1/4/2010 से तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, अब हो गया 1/4/2020, 1/4/2020 हुआ और यहाँ पर तुमने एक पार्टनर को एडमिट किया, ठीक है, यहाँ पर एक नया पार्टनर एडमिट हुआ। तो यहाँ पर आकर हम सबसे पहले इस दिन में एक बैलेंस शीट बनाएंगे, मतलब जिसमें हम देखेंगे कि भैया यहाँ से जो एसेट्स हमारे चलते आ रहे हैं उनकी मार्केट वैल्यू क्या है आज,
क्या ऐसा तो नहीं है कि हम जो अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, हम तो क्या करते हैं एसेट्स में से डेप्रिसिएशन ही माइनस करते हैं स्पेसिफाइड रेट पे, पर क्या पता मार्केट में उसकी वैल्यू कम है, बहुत चल रही, या मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है। आपको पता है लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगती, क्या पता कि जो लैंड आप 10 लाख की ही दिखा रहे हो वो 10 साल में उसकी वैल्यू बढ़ के 50 लाख हो गई है। तो ये हुआ किस टाइम पीरियड में? ये उस टाइम पीरियड में हुआ है जब नए पार्टनर का कोई अता पता नहीं था। तो इसमें जो भी गेन है या जो भी लॉस है वो उन्हीं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए जो पार्टनर्स उस टाइम थे, जो कि थे ओल्ड पार्टनर्स। तो रिवैल्यूएशन बेसिकली हम एक रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम एसेट की वैल्यू अगर बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, एसेट बढ़ा, लायबिलिटी घटती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को, ठीक है। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, बेसिकली अनरिकॉर्डेड एसेट अच्छा है ना हमारे बिजनेस के लिए, राइट, तो इसको क्रेडिट कर देते हैं। वहीं अगर एसेट की वैल्यू घट गई तो हमारे लिए बुरा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है। लायबिलिटी बढ़ गई, हमारे लिए बुरा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, हमें पता ही नहीं था अभी तक, पर ये हमारे ऊपर है, हमारे सिर पे है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है। इसके अलावा सपोज जैसे कोई आपने बैड डेट रिकवर कर लिया, जो आपने पहले राइट ऑफ कर लिया था, ठीक है, पिछले साल राइट ऑफ कर लिया, सपोज आज इस बार आपने इस डेट पे आप बैलेंस शीट बना रहे हो और आपको पता चलता है कि ये हमने अमाउंट रिकवर किया जो हम पहले राइट ऑफ कर चुके हैं। तो उस केस में जो गेन, ये एक तरह का गेन है, हमारा गेन है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट। तो ये जो प्रॉफिट टाइप है जो हमें बैड डेट्स रिकवरी की वजह से हो रहा है वो भी हम रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देंगे। वैसे ही अगर कोई ऐसा लॉस होता है हमें तो हम वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे, ठीक है। जैसे सपोज अगर हम बोलते हैं कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बढ़ाना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बढ़ाना है, या हमारे बैड डेट्स हो गए हैं, बैड डेट्स हो गए हमारे, तो उसको हम रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ये तीसरी चीज़ है जो हम करते हैं, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हम पीएसआर में पढ़ चुके हैं, पर एडमिशन में भी हम देखेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें तो डिटो सेम है, वो तो वैसे ही चलेंगी बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा एक और टॉपिक है एडमिशन में जो कि है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, जो कि हमारा जो रिवाइज्ड सिलेबस है कोविड की वजह से, जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उसमें वो हट चुका है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज नॉट इन सिलेबस, इसीलिए इस आज के लेक्चर में मैं एडजस्टमेंट को नहीं कवर करूँगी। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कवर करूँगी मैं, पर वो मैं एक अगले लेक्चर में कवर करूँगी, ताकि ये लेक्चर सिर्फ रेलिवेंट टू एग्जामिनेशन रहे, ओके। वो कवर होगा, जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। एक क्वेश्चन हम साथ में करेंगे जिसमें एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन होगा वो, तो साथ में उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केसेस भी कवर करेंगे, ठीक है, सो दैट जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू डू इन एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। तो अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट भी वैसे हमने लास्ट टाइम बना चुके हैं, लास्ट लेक्चर में हमने बना कर देखा था, ठीक है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे बनेंगे वो भी हमने ऐसे बना के देखा था, इसमें भी हम बनाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब कर चुके हैं। इसमें जो नई चीज़ है, एक बहुत एलैबोरेट चीज़ है, वो है नए पार्टनर के आने पे पूरी फर्म की नई रेशो कैलकुलेट करना, न्यू रेशो, या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना। ये दोनों हैं चीज़ें जो आपको आनी चाहिए, जो हमने पिछले लेक्चर में नहीं पढ़ी हैं इतने ढंग से, इतने एलैबोरेट वे में नहीं पढ़ी हैं। उसमें भी था कैसे सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो, पर वो सिंपल था, ठीक है। ये थोड़ा इलैबोरेट है और वेरी पर्टिकुलर टू एडमिशन है कि नया बंदा आ रहा है तब कैसे कैलकुलेट होगा। तो इसमें कुछ केसेस हैं जो मैंने लिखे हैं, साथ ही में मैंने सॉल्व भी कर दिया ताकि थोड़ा सा टाइम मेरा जो बच जाए लिखने में, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले क्या क्या केसेस हैं जो हो सकते हैं। आपको ओल्ड रेशो दी हुई है, ठीक है, कि पुरानी रेशो है, पुराने पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करते थे इन द रेशो 1:1, सपोज ए और बी थे, और न्यू पार्टनर का शेयर इज 1/4, 1/4 ऑफ द टोटल शेयर ऑफ द फर्म। न्यू पार्टनर हैज बीन एंटर्ड फॉर 1/4 शेयर, ठीक है। दैट मीन्स अगर अज्यूम करो कि पूरी जो फर्म है उसका शेयर 1 है, ठीक है, तो
नए पार्टनर का शेयर उसमें से 1/4 है, तो बच कितना गया 1 - 1/4, तो कितना बच गया 3/4। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट करो जी नई रेशो क्या है अमंगस्ट ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, तो अब देखो नए पार्टनर का जो शेयर है वो तो है 1/4, इसको रख दो साइड पे। अब ये दोनों का मिला के कितना रह गया, इन दोनों का मिला के कितना रह गया 3/4। ठीक है, जो बचा हुआ शेयर है उनमें से ही ए और बी अपने आपस में बांटेंगे ना। ठीक है, अब इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये जो बचा हुआ शेयर है, ये जो पार्टनर्स हैं ओल्ड पार्टनर्स, अपनी ओल्ड रेशो में इस शेयर को डिवाइड करेंगे आपस में। मतलब ओल्ड रेशो क्या है 1:1, दैट इज 1/2 और 1/2। ठीक है, तो ये जो 3/4 शेयर है उसका आधा हिस्सा मतलब 1/2 ए के पास चला जाएगा और 1/2 जो है बी के पास चला जाएगा। तो ए का नया शेयर क्या हो गया 1/2 × 3/4 3/8, बी का क्या हो गया 1/2 × 3/4 3/8, और सी का शेयर क्या था 1/4, या फिर अगर मैं उसको 8 के उसमें लेके आना चाहूँ तो 2/2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो क्या आ जाएगा 2/8। तो नया शेयर क्या हो गया, मतलब नया रेशो क्या हो गया तीनों के बीच में 3/8 3/8 और 2/8, या फिर 3:3:2 का। ठीक है, क्या किया हमने, नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है। ठीक है, ओवरऑल फर्म का शेयर 1 होगा, उसमें से नए पार्टनर का शेयर निकाल दो तो बचे हुए पार्टनर्स का शेयर आ जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन उनकी ओल्ड रेशो में ही उस बचे हुए शेयर को हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, केस नंबर 2 इज it is given that new ratio among old partners will be 2:1. New ratio among old partners will be 2:1. This means कि हमने जो ये बचा हुआ 3/4 शेयर कैलकुलेट किया, ये 3/4 शेयर A और B के बीच में 2:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट इज A के लिए कितना जाएगा 3/4 का 2/3। ठीक है, 3/4 का 2/3 A के हिस्से में जाएगा, दैट इज 6/12, और B के हिस्से में कितना जाएगा 3/4 का 1/3, दैट इज 3/12। ठीक है, तो अब A का नया शेयर क्या आ गया 6/12, B का नया शेयर क्या आ गया 3/12। अगर आप देखो कि न्यू रेशो अमंग ओल्ड पार्टनर्स 2/1, क्या ये 2/1 बन रही है 6/3? हाँ जी, ये 2/1 बन रही है। ठीक है, 6:3 दैट इज 2:1। सो न्यू शेयर अमंग्स ऑल द पार्टनर्स क्या हो गया 6/12 A का, 3/12 B का और 1/4 C का। ठीक है, 1/4 को अगर मेरे को 12 के उसमें लेके आना है तो 3 से करूंगी मल्टीप्लाई 3/3 से, तो क्या बन जाएगा 6:3:3 या फिर 2:1:1। ठीक है, ये हो गया केस नंबर 2। अब केस नंबर 3 क्या है, न्यू पार्टनर अक्वायर्स शेयर इक्वली और इन अ पर्टिकुलर रेशो। अक्वायर शेयर इक्वली और इन अ पर्टिकुलर रेशो, मतलब कि जैसे सपोज ओल्ड रेशो दी हुई है पार्टनर्स के बीच में 2:1, नए पार्टनर का हिस्सा दिया हुआ है पूरी फर्म में, दैट इज 1/4 शेयर है। ठीक है, अब या तो बोलता है कि ही हैज अक्वायर्ड इट इक्वली फ्रॉम A एंड B। ठीक है, A और B आपस में 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते थे, C आया फॉर टोटल ऑफ 1/4 शेयर जो उसने इक्वली अक्वायर किया। तो दैट मीन्स उसने A से कितना अक्वायर किया होगा 1/4 का 1/2 है ना, 1/8, और इतना ही उसने B से अक्वायर किया होगा। तो मतलब उसने A से लिया 1/8 और B से लिया 1/8। ठीक है, तो A का बच कितना गया, कितना बच गया A का 2/3 में से 1/8 माइनस कर दो 13/24, और B का कितना बच गया 1/3 में से 1/8 माइनस कर दो तो 5/24। ठीक है, अब रेशो क्या आ गई नई 13/24 इज टू 5/24 इज टू 1/4, और अगर मैं सेम उस पर लेना चाहूँ तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो 13:5:6। वहीं अगर मैं बोलूँ कि ये जो 1/4 शेयर है वो नए पार्टनर ने एक्वायर किया है इन द रेशो 3:2, इन द रेशो 3:2, दैट मीन्स 1/4 का 3/5 हिस्सा A ने दिया और 2/5 हिस्सा B ने दिया। ठीक है, तो A ने कितना हिस्सा दिया होगा 1/4 का 1/4 इंटू 3/5 3/20, B ने कितना दिया होगा 1/4 इंटू 2/5 2/20। तो A का नया शेयर कितना आ जाएगा, ओल्ड शेयर ये था
2/3 माइनस उसने दिया कितना सी के हिस्से में 3/20, तो कैलकुलेशन करके वो कितना आ गया 31/60। और बी ने कितना दिया 1/3 उसका ओरिजिनल था, 2/20 उसने सी के लिए दिया, तो माइनस करके कितना आ गया उसका 14/60। तो अब नई रेशो क्या आ गई 31:60, 14:60 और 1:4। और अगर मैं उसको सेम मापदंड पे लाना चाहूँ तो इस बार मुझे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 31:14:15। ठीक है, ये हो गया केस नंबर 3। फिर है केस नंबर 4 की न्यू पार्टनर अक्वायर शेयर इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। सपोज ओल्ड रेशो दी हुई है 3:2, ठीक है, और दिया हुआ है ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ऑफ हिज शेयर, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहली बात तो याद करने के लिए ट्रिक समझ लो, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। तो जब हम बोलते हैं कि ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो दैट मीन्स अगर उसका शेयर 3/5 है तो उसने इंटू 1/5 3/25 सरेंडर किया है। और अगर वहीं मैं बी की बात करूं तो उसने 2/5 ऑफ हिज शेयर किया है, तो 2/5 उसका ओरिजिनल शेयर था, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, कितना 2/5 4/25। तो मतलब ए ने सरेंडर किया 3/25 और बी ने सरेंडर किया 4/25। तो ए का नया शेयर कितना आ जाएगा 3/5, उसमें से 3/25 जो उसने गिव अप कर दिया उसको माइनस कर दो 12/25। और बी का क्या आ जाएगा 2/5 उसका ओरिजिनल था, उसमें से 4/25 उसने सरेंडर कर दिया, उसको माइनस कर दो। तो नई रेशो क्या आ गई 12/25 इज टू 6/25 इज टू 7/25। ये 7/25 कैसे आया, अगर ए ने 3/25 दिया है और बी ने 4/25 दिया है सी को, तो सी का टोटल शेयर क्या आ जाएगा 3/25 प्लस 4/25, दैट इज 7/25। तो नई रेशो क्या आ गई 12:6:7। ठीक है, ऑफ मतलब ओरिजिनल हिस्से से मल्टीप्लाई करके तुम फिगर निकालोगे। उसके बाद है केस नंबर 5, वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर रिटेन्स एग्जिस्टिंग शेयर। जैसे कि सपोज ए और बी और सी, ठीक है, ओल्ड रेशो है 2:2:1, दैट इज 2/5 2/5 और 1/5। ठीक है, न्यू पार्टनर का शेयर इज 1/6, न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। ठीक है, सी रिटेन्स हिज ओरिजिनल शेयर। अगर ये क्वेश्चन बोलता है कि सी जो है अपना ओरिजिनल शेयर रखेगा फर्म में, सी का शेयर कितना है 1/5, हम बोल रहे हैं कि सी का आगे वाली जो नई हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगी उसमें भी सी का शेयर जो होगा वो 1/5 ही रहेगा, 1/5 ही रहेगा। तो 1/5 हो गया तुम्हारा सी का शेयर, 1/6 हो गया तुम्हारा नए पार्टनर का शेयर। ठीक है, तो बाकी टोटल शेयर अगर मैं 1 समझूं, टोटल शेयर अगर मैं 1 समझूं तो 1 में से 1/6 और 1/5 जब तुम माइनस कर दोगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा तुम्हारा बचा हुआ शेयर जो ए और बी के बीच में जाएगा, है ना, है ना। मतलब कि अगर मैं बोल रही हूँ कुछ हिस्सा मैंने सी के लिए ईयर मार्क कर दिया, कुछ हिस्सा मैंने डी के लिए ईयर मार्क कर दिया, तो 1 में से जब मैं इन दोनों हिस्सों को हटा दूंगी तो वो हिस्सा आ जाएगा जो ए और बी के बीच में जाएगा। तो वही किया, सबसे पहले 1/6 और 1/5 को अगर मैं ऐड करूं तो वो आता है मेरा 11/30। ठीक है, तो 11/30 टोटल हिस्सा है जिसमें से 1/6 मैंने नए पार्टनर के लिए रखा है, 1/5 सी ने बोला वो उतना ही रिटेन करेगा। ठीक है, तो बच गया 19/30। 19/30 ये वो शेयर है जो ए और बी के बीच में, जो नई फर्म में, नई कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में ए और बी के बीच में इतना बटेगा 19/30। और कुछ नहीं दिया, अगर क्वेश्चन ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया किस रेशो में, तो वो ओल्ड रेशो में बट जाएगा। ए और बी के बीच की ओल्ड रेशो क्या है 2:2 या फिर 1:1। ठीक है, तो 19/30 का 1/2 19/60 ए का नया शेयर बन गया, और 19/30 इंटू 1/2 19/60 बी का नया शेयर बन गया। सी का शेयर ऑलरेडी हमने क्या कैलकुलेट किया था 1/5 और डी का किया था 1/6। और अगर मैं इनको सेम डिनोमिनेटर्स पे लेके आना चाहूँ तो 5 वाले को मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 6 वाले को मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा
19:19:12:10। ठीक है, ये है बेसिकली न्यू रेशो कैलकुलेट करने के अलग अलग केसेस। ठीक है, या तो तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बस हिस्सा दिया है नए पार्टनर का, या फिर बताया है कि ओल्ड पार्टनर्स के बीच में नई रेशो कितनी होगी, या फिर बताया है कि ये जो हिस्सा है ये पुराने पार्टनर्स किस रेशो में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या फिर बताया है कि सरेंडर कितना ऑफ शेयर कितना सरेंडर हो रहा है, या फिर वन ऑफ द पार्टनर्स बोलते हैं कि हम अपना एग्जिस्टिंग शेयर ही रिटेन करेंगे। ये अलग अलग केसेस हैं न्यू रेशो के। ठीक है, न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली इलस्ट्रेशंस आप इसकी सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बैक क्वेश्चंस इसके आप 16 क्वेश्चंस हैं न्यू रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो के। तो न्यू रेशो के आप अराउंड आई थिंक 10-11 क्वेश्चन सिर्फ न्यू रेशो के पर्टेनिंग है, जो कि आप बैक एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है सैक्रिफाइसिंग रेशो का। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो? द रेशो इन विच द ओल्ड पार्टनर्स गिव अप देयर शेयर टू अकोमोडेट द न्यू पार्टनर। जरूरी नहीं है सारे ओल्ड पार्टनर, हो सकता है कि जब नई फर्म की नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट हो तो ओल्ड पार्टनर्स में से कोई पार्टनर गेन भी कर रहा हो सकता है, वो बात की बात है कैलकुलेट करने की। बट व्हेन सम और ऑल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस देयर शेयर इन ऑर्डर टू अकोमोडेट द न्यू पार्टनर, देन इट इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग शेयर। ठीक है, और जिस रेशो में वो सैक्रिफाइस करते हैं उसको कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, कि मतलब जैसे अगर 2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशो है, दैट मीन्स 2/3 ऑफ द प्रॉफिट्स ए सैक्रिफाइस करेगा और 1/3 बी सैक्रिफाइस करेगा सी को अकोमोडेट करने के लिए। ठीक है, अब सैक्रिफाइसिंग रेशो का एक गोल्डन रूल है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, कुछ नहीं दिया, तो ओल्ड रेशो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, गोल्डन रूल है। ठीक है, चलो केस नंबर 1, नो न्यू रेशो और शेयर ऑफ सैक्रिफाइस गिवन, ओल्ड रेशो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो। केस नंबर 2, ओल्ड रेशो दी हुई है, न्यू रेशो दी हुई है। ठीक है, ओल्ड रेशो दी है, न्यू रेशो दी है, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। तो सपोज ए और बी दो पार्टनर थे। ठीक है, उनकी ओल्ड रेशो वाज 3:2। सी नया पार्टनर एडमिट हुआ और नई फर्म की न्यू रेशो आ गई 5:3:2। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो आती है। ठीक है, तो ए के केस में ओल्ड रेशो वाज 3/5 और न्यू रेशो इज 5/10। तो 3/5 माइनस 5/10 1/10। ये हो गया ए का सैक्रिफाइस। बी का 2/5 माइनस 3/10। ठीक है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये भी आ गया 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई 1/10:1/10 और 1:1। ठीक है, तीसरा केस इज सैक्रिफाइस फ्रॉम शेयर। अभी हमने क्या पढ़ा था? ऑफ, सरेंडर ऑफ। ठीक है, उसमें होती है मल्टीप्लीकेशन। अभी हम करें सैक्रिफाइस फ्रॉम शेयर, शेयर में से, शेयर में से। तो जब फ्रॉम वर्ड दिया होता है ना, जब फ्रॉम वर्ड दिया होता है उसका मतलब होता है शेयर में से निकालना है, शेयर में से। ठीक है, तो ओल्ड रेशो सपोज अगर मैं बोलूं कि A:B के बीच में ओल्ड रेशो इज 7:5, न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। ठीक है, और वो लेता है 1/12 शेयर फ्रॉम A एंड 1/6 शेयर फ्रॉम B। ठीक है, तो सबसे पहले तो न्यू पार्टनर का शेयर क्या हो जाएगा? 1/12 शेयर फ्रॉम A एंड 1/6 फ्रॉम B। तो 1/12 लेता है वो A से, 1/6 लेता है B से। टोटल कितना हो जाएगा उसका? इन दोनों को ऐड करोगे उसका आंसर आएगा 3/12। ठीक है, तो दैट मीन्स न्यू पार्टनर का शेयर इज 3/12। फ्रॉम मतलब में से। ठीक है, तो मतलब दैट मीन्स ओरिजिनल में से जितना भी फ्रॉम वाली वैल्यू है उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, मतलब उसको उसमें से ओल्ड में से जितना उसने शेयर दिया फ्रॉम वाला उसको माइनस कर देंगे नया शेयर कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर बोल रहे हैं कि न्यू पार्टनर ने 1/12 शेयर लिया फ्रॉम ए, तो ए के ओल्ड रेशो में से हम 1/12 माइनस कर देंगे। ए का ओल्ड शेयर कितना था? ओल्ड रेशो थी 7:5, तो 7/12 उसमें से 1/12 माइनस कर देंगे। तो दैट मीन्स ए का नया शेयर कितना है? 6/12।
बी ने 1/6 दिया, अपने शेयर में से 1/6 दिया, अपने शेयर का नहीं, अपने शेयर में से, फ्रॉम, ठीक है। तो उसका ओरिजिनल शेयर था 5/12, उसमें से 1/6 दिया। तो नया शेयर कैलकुलेट करने के लिए पुराने शेयर में से, फ्रॉम द ओल्ड शेयर, वील डिडक्ट जितना भी उसने दिया, इस केस में 1/6, तो न्यू शेयर आ गया 3/12। तो न्यू रेशो क्या आ गई, 6/12 is to 3/12 is to 3/12, 6 is to 3 is to 3, या फिर 2 is to 1 is to 1, ठीक है। अब 1/12 ए ने दिया है और 1/6 बी ने दिया है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को सेम मापदंड में लाना चाहूं तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगी, 1/12 is to 1/6 और 1 is to 2, ठीक है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी सेम मापदंड में लाने के लिए, राइट। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकाली, यहां पर दिया हुआ था कितना कितना शेयर है, ठीक है, बस उस शेयर को हमने रेशो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। लास्ट केस है सैक्रिफाइस ऑफ शेयर, ऑफ म्हणजे मल्टीप्लिकेशन। जैसे इस केस में अगर आप केस 4 ऑफ न्यू रेशो, यहां वापस आओ, न्यू पार्टनर अक्वायर शेयर इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन, ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो इस केस में ए का जो सैक्रिफाइस है दैट इज 3/5 का 1/5, 3/5 इंटू 1/5 ऑफ, ठीक है, 3/25। और बी का जो सैक्रिफाइस है दैट इज 2/5 का 2/5, दैट इज इंटू ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो 2/5 इंटू 2/5 दैट इज 4/25। तो यहाँ एक्चुअली सैक्रिफाइस जो है 1/5 और 2/5 वाला सैक्रिफाइस नहीं है, जैसे इस केस में हमने किया ना कि 1/12 ए का 1/6 बी का, बस सिंपल कर दिया, क्योंकि वहाँ फ्रॉम था, यहाँ ऑफ है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कितना शेयर उन्होंने सरेंडर किया है, और वो कितना शेयर सरेंडर कैसे निकलेगा, वो मल्टीप्लिकेशन वाला, क्योंकि यहाँ ऑफ दिया हुआ है। तो एक्चुअल में उसने 1/5 ऑफ 3/5 सरेंडर किया है, ना कि 1/5 पूरा अपने शेयर से सरेंडर किया। उसने एक्चुअली 3/25 सरेंडर किया, ठीक है। और बी ने कितना किया, 4/25। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ गई, 3:4, सिंपल, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपके न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो के कुछ केसेस, ठीक है। गोल्डन रूल याद रखिएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो का, इट इज सेम एज ओल्ड रेशो अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, ठीक है। मतलब कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कुछ नहीं दिया है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो विल बी ओल्ड रेशो। दिस इज यूजफुल जब आपको स्पीड में क्वेश्चन करना है, आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन में कोई नई रेशो नहीं दी, कुछ नहीं दिया, बस सिंपल ऐसे दिया हुआ है, ओल्ड रेशो इज 1:1, न्यू पार्टनर शेयर इज 1/4। तो इस केस में फटाफट से ट्रिक लगा के ओल्ड रेशो इज सैक्रिफाइसिंग रेशो, इसको चेक भी कर सकते हो। देखो जब मैंने आपको ये वाला केस कराया, है ना, तो ये देखो ओल्ड रेशो क्या है हमारी 1:1, न्यू रेशो क्या है हमारी 3:3:2, है ना, 3:3:2 आई। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करो, ओल्ड माइनस न्यू, 1/2 माइनस 3/8, है ना, दैट इज 1/8। और सेम इसके लिए, बी के लिए, है ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आई, 1:1। दिस इज सेम एज ओल्ड रेशो। अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कुछ नहीं दिया, सपोज सिर्फ ऐसे ही दिया है, तो ओल्ड रेशो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है। अब जो दूसरी एडजस्टमेंट है वो आती है गुडविल की, ठीक है। नया पार्टनर जब आएगा अपने साथ प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आएगा। क्यों लेके आएगा, हमने लेक्चर की शुरुआत में भी आपको समझाया, पुराने पार्टनर्स के पुराने एफर्ट्स के नतीजे के जो प्रॉफिट्स हैं जो फ्यूचर में होंगे, उसमें जब नया पार्टनर कुंडली मारेगा, मतलब नए पार्टनर झपट्टा मारेगा, तो उसके लिए कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा उसको आने से पहले ही, ठीक है। क्योंकि हमें पता है फ्यूचर में हमें प्रॉफिट्स उसके साथ शेयर करने हैं, और उन प्रॉफिट्स में कुछ ऐसा है जो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के पास्ट के एफर्ट्स की वजह से हुए हैं, वो एफर्ट्स जो उसकी एडमिशन से पहले लगे थे, ठीक है। तो उसके लिए कॉम्पेंसेट करने के लिए जब पार्टनर आएगा अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा। अब प्रीमियम फॉर गुडविल लाने के भी नॉर्मल एंट्री क्या होगी, जब पार्टनर आता है ना, जब भी नया पार्टनर आता है वो अपने साथ कैपिटल लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, ठीक है। एंट्री क्या होगी, नॉर्मली अज्यूम करो वो कैश में लेके आ रहा है, कैश
आ रहा है मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में बैलेंस बढ़ रहा है। किसके चलते? एक तो नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के चलते, और दूसरा वो जो अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है उसके चलते। ठीक है, और ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला केस है गुडविल प्राइवेट एंट्री पास करी, प्राइवेटली उसने सबको आउट ऑफ द बिजनेस ही पे कर दिया, उस केस में कोई एंट्री पास नहीं होगी। दूसरा केस है गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, ठीक है, एंड इट इज रिटेन्ड इन बिजनेस। रिटेन्ड इन बिजनेस मतलब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी, बस उतना ही। तो उस केस में क्या, सबसे पहले तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये वाली जो एंट्री, ठीक है, कैपिटल वाली मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करी, और प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल रेशियो में डाल दिया इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, इन केस इट इज विड्रॉन बाय पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स बोलते हैं पैसा हमें विड्रॉ करना है, क्योंकि उन्हीं के लिए कॉम्पनसेशन है ना, ऐसा हो सकता है वो बोले हमें विड्रॉ करना है, तो ठीक है करो विड्रॉ। अगर तुम्हें विड्रॉ करना है उस केस में क्या हो जाएगा, तुम्हारा कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा बाय द अमाउंट ऑफ कैपिटल यू हैव विड्रॉन, और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे एंट्री आ जाएगी टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब ये विड्रॉ फुल्ली भी हो सकता है, सारा का सारा अमाउंट कर लो, या पार्शियली हो सकता है, वो बोलते हैं इसमें से आधा अमाउंट हम विड्रॉ करना चाहते हैं, कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ब्रॉट इन काइंड, ऐसा भी हो सकता है कि गुडविल को वो कैश के फॉर्म में नहीं लेकर आ रहा, एसेट की फॉर्म में लेकर आ रहा है। ठीक है, कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए एसेट्स लेकर आ रहा है। ठीक है, अपने साथ पैसा नहीं लेकर, रोकड़ा नहीं लेके आ रहा, सपोज मशीनरी ले आया, स्टॉक ले आया। ठीक है, तो उस केस में जो भी एसेट्स लेके आ रहा है उसको इंडिविजुअली डेबिट करेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर कैपिटल के लिए भी तो टू कैपिटल। ठीक है, और प्रीमियम फॉर गुडविल को हम यही वाली एंट्री डाल के पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब ये केस है पार्ट गुडविल ब्रॉट। पार्ट गुडविल ब्रॉट मतलब कि सपोज गुडविल ऑफ द फर्म वाज कैलकुलेटेड एट 2 लाख। ठीक है, नए पार्टनर का शेयर है 1/4। ठीक है, तो दैट मीन्स उसका प्रीमियम फॉर गुडविल कितना बनता था, 50,000, 1/4 ऑफ 2 लाख। ठीक है, 50,000 बनता था। सपोज आइडियली क्या होना चाहिए था, आइडियली ये इतना बैंक में ले आता और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते। सपोज इसमें से वो अपने साथ सिर्फ 30,000 लेकर आया, तो बनता तो 50,000 था। हाँ, हम नहीं मानेंगे 30,000 में, ये क्या बात हुई। अगर तू हमें कैश नहीं ना देगा, हम तेरा करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, कर तूने जो करना। ऐसे कैसे तू 50,000 के बदले हमें 30,000 दे देगा। जो डेफिसिट होगा हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करके उससे चार्ज उसी पे डालेंगे, न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। याद रखना, करंट अकाउंट ही, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल चल रहा है, कैपिटल अकाउंट्स बन रही है ना, फिर भी करंट अकाउंट ही डेबिट होगा, करंट अकाउंट ही डेबिट होगा। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल जितना वो कैश में लेके आ रहा है, इस केस में 30,000 उतने से हो जाएगा। ठीक है, करंट अकाउंट जो डेफिसिट बच गया, इन दिस केस 20,000, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स 50,000, ये उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा इंडिविजुअली। ठीक है, ठीक है। अब मतलब ऐसे तो ठीक है, पर जब आप ऐसे आगे एंट्री डालोगे तो वो कैसे डलेगी, सबसे पहले आप प्रीमियम फॉर गुडविल वाले अमाउंट को पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और फिर डेफिसिट जो है करंट अकाउंट में से पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मतलब ये अलग अलग एंट्रीज डलेंगी, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अलग, करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अलग। ठीक है, ताकि वो पोस्ट करने में आसानी हो जाए आपको। ठीक है, अगली एंट्री है गुडविल लाया ही नहीं, गुडविल लाया ही नहीं। अच्छा, तो उस केस में सारी की सारी जो गुडविल का हमारा अमाउंट बन रहा था, इन दिस केस 50,000, सारा का सारा उसके करंट अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे। ठीक है,
कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं गुडविल का, पहले क्यों ला रहे हैं वो भी समझ चुके हैं, हम बस अलग अलग केसेस समझ रहे हैं, ठीक है, कि किस किस केस में कैसी कैसी एंट्री करनी है। अब हो सकता है कि ऑलरेडी बुक्स में कुछ गुडविल आ रही हो, ऑलरेडी बुक्स में कुछ गुडविल आ रही हो, तो आइडियली जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको हम राइट ऑफ करते हैं और फिर जो ये नया शेयर है ये सब कैलकुलेट होता है, ठीक है। बट इन केस यू डिसाइड कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको राइट ऑफ नहीं करना, वो बुक्स में उसी वैल्यू में आनी चाहिए, ठीक है, तो उस केस में तुम, जैसे सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर मैंने बोला था वैल्यू ऑफ गुडविल, हमने मतलब एडमिशन के टाइम पे वैल्यूएशन निकाली, वो 2 लाख निकली। सपोज गुडविल फर्म की बुक्स में 1 लाख में ऑलरेडी शो हो रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमारा मतलब क्या कहते हैं क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है कि ये अमाउंट हमने बुक्स में रिटेन करना है, मतलब गुडविल बुक्स में दिखानी है जो आ रही है उसी वैल्यू पे, तो उस केस में हम इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, न्यू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल माइनस ओल्ड गुडविल, इस केस में कितना 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख, इसका जो परटेनिंग शेयर है नए पार्टनर का, हमारे केस में 1/4, इसका 1/4 निकालेंगे, ठीक है, 25,000, और ये जो है नया पार्टनर लेके आएगा अपने साथ एज प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये जो है हम ओल्ड पार्टनर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए, मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। मतलब इन केस अगर हम गुडविल रिटेन कर रहे हैं बिजनेस में, क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है, ये तभी होगा जब क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है, अदरवाइज अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा और एग्जिस्टिंग गुडविल आ रही है तो भैया गुडविल राइट ऑफ करनी है, ये मत करने बैठना। ये सिर्फ तभी करना है जब क्वेश्चन खास करके तुम्हें बोल रहा है ये करने को कि ओरिजिनल गुडविल रखनी है बुक्स में, तो उस केस में सिर्फ ये जो डिफरेंस है इसके जो परटेनिंग शेयर है वो नया पार्टनर लेके आएगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हो, है ना, जरूरी नहीं है सारे पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हो सकता है कि ए, बी और सी पार्टनर्स थे, ठीक है, उन्होंने डी को एडमिट किया और नई रेशो कुछ ऐसी हो गई कि सी भी गेनिंग पोजीशन पे आ गया और डी तो गेन खैर कर ही रहा है, ठीक है, और सारा जो इसका बर्डन है वो ए और बी के ऊपर है। तो उस केस में क्या होगा भैया, उस केस में क्या होगा, इट इज अ साइमल्टेनियस केस ऑफ चेंज इन PSR अमंगस्ट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एंड एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो उस केस में क्या करेंगे कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट तो आएगा नए पार्टनर का, ठीक है, पर ये जो पार्टनर गेनिंग पोजीशन पे आ गया है ना चेंज इन PSR की वजह से, उसको भी अपने हिस्से की जो गुडविल है, अपने हिस्से की जो गुडविल है वो पे करनी पड़ेगी ए और बी को कॉम्पनसेट करने के लिए। वो कैसे निकालेंगे, सपोज हमें पता है डी का 1/4 शेयर है फर्म में, ठीक है, और डी अपने 20,000 लेके आ रहा है एज प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, 1/4 शेयर है और 20,000 लेके आ रहा है एज प्रीमियम फॉर गुडविल, तो टोटल गुडविल कितनी होगी 80,000, है ना, तभी उसका 1/4 20,000 बना जो डी लेके आ रहा है, ठीक है, तो टोटल गुडविल आ गई 80,000। तो अब आप देखो सी की गेनिंग रेशो क्या आ रही है, सी की गेनिंग रेशो क्या आ रही है, ठीक है, अगर सपोज सी की गेनिंग रेशो 1/10 आती है, ठीक है, तो इस गेनिंग रेशो, गेनिंग शेयर, गेनिंग रेशो के परटेनिंग जो गुडविल का अमाउंट है 8,000 बन रहा है, ठीक है, ये 8,000 ए और बी को सैक्रिफाइसिंग रेशो में कॉम्पनसेट किया जाएगा सी के द्वारा। तो एंट्री क्या डलेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट,
टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कि नया पार्टनर भी आ रहा है और एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन में जा रहा है, जिस केस में हमें एग्जिस्टिंग पार्टनर से भी उसके गेनिंग शेयर में गुडविल का प्रीमियम निकलवाना है। और वो कैसे निकलवाएंगे, सी के मतलब जो गेनिंग पार्टनर है उसके कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करके, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब एक ही कॉन्सेप्ट रह गया हमारा कवर करने का गुडविल में, वो है हिडन गुडविल। कभी कभार गुडविल की वैल्यू आपको कैलकुलेटेड नहीं दी होगी, गुडविल ऑफ द फर्म की कैलकुलेशन नहीं दी होगी, प्रीमियम कितना लेके आ रहा है वो नहीं कैलकुलेट करा होगा। ठीक है, हिडन गुडविल होगी, आपको इन्फर करनी पड़ेगी विया द कैपिटल जो नया पार्टनर लेके आ रहा है अपने साथ। ठीक है, सपोज क्वेश्चन बोलता है 1/4 शेयर के लिए हम नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं और उसके लिए वो 2 लाख रुपए एज कैपिटल लेके आ रहा है। ठीक है, दिस मीन्स कि हमने ये जो नए पार्टनर से ये कैपिटल मंगाई है, ये हमने हमारे फर्म की नेटवर्थ ध्यान में रख के मंगवाई है। ये हमारे फर्म की नेटवर्थ का 1/4 हिस्सा है, वो नेटवर्थ जिसमें गुडविल का भी इम्पैक्ट है। ये 1/4 हिस्सा जो कि 2 लाख है, ये बेसिकली दैट इज 1/4 ऑफ नेटवर्थ ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग गुडविल। ठीक है, तो इससे हम नेटवर्थ ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल निकाल लेंगे। 1/4 ऑफ एक्स, सपोज एक्स इज नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल, तो 1/4 ऑफ एक्स इज 2 लाख। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 लाख इंटू 4/1, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, दैट इज 8 लाख। दैट मीन्स नेटवर्थ ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल इज 8 लाख। इसमें से हम डिडक्ट करेंगे अमाउंट ऑफ नेटवर्थ ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल। ये कैसे निकलेगी, या तो कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अगर कोई इम्पैक्ट अगर कुछ हैं, रिजर्व्स अगर कुछ हैं, ठीक है, लॉसेस अगर कुछ हैं उसका कुछ इम्पैक्ट, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर कोई रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट आ रहा है तो प्लस माइनस रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट। ठीक है, ये है सारा ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की कैपिटल तक लाने के लिए। ठीक है, मतलब ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, मतलब हम बेसिकली नेटवर्थ ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म कैलकुलेट कर रहे हैं। रिकॉन्स्टिट्यूटेड मतलब एडमिशन के बाद, एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल्स का अमाउंट क्या आएगा, तो वो क्या होगा, जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा वो, रिजर्व्स में से कुछ ट्रांसफर जाएगा वो, ठीक है, कोई डेफर्ड एक्सपेंडिचर रेवेन्यू ये सब आ रहे होंगे तो उसका हम इफेक्ट दे देंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट सारी होंगी उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आ रहा होगा वो कैपिटल अकाउंट में ऐड या माइनस होगा। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर जो हम उससे बुलवा रहे हैं, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर उससे जो हम बुलवा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी नेटवर्थ ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो जब हम टोटल नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा गुडविल ऑफ फर्म का, और जब हम उसको नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कि कितना प्रीमियम फॉर गुडविल उसको लेके आना है। ठीक है, अब ये जो नेटवर्थ ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म है इसका या तो ये तरीका है कैलकुलेट करने का, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स वाली कि कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व लॉस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, या फिर तुम इसकी जगह सन्ड्री एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़ वाले फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप एक बैलेंस शीट इमेजिन करो, यहाँ आते हैं एसेट्स, यहाँ आते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, यहाँ आती हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज़, यहाँ आते हैं रिजर्व्स, यहाँ आता है कैपिटल।
तो या तो ये तरीका कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, या तो ये तरीका एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। और क्योंकि ये रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म का होगा तो अगर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करोगे तो रिवैल्यूड अमाउंट्स पे लेना, और अगर कैपिटल अकाउंट वाली अप्रोच अपनाओगे तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस का इफेक्ट दे देना। ठीक है, ये था हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट कि गुडविल हमें निकालनी है ढूंढ के विया दी कैपिटल जो नया पार्टनर लेके आ रहा है अपने साथ। ओके, माफ कीजिएगा मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है, तो अगर मेरी आवाज़ थोड़ी बदली हुई है, खांसी वगैरह, तो उसके लिए पहले ही मैं माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, तो अब गुडविल हो गया, न्यू रेशो हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशो हो गया। अब हमारा थर्ड टॉपिक है जो डिट्टो कॉपी वैसा ही है जो हम चेंज इन पीएसआर में कर चुके हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, रिजर्व्स। और इस रिजर्व में हमने पढ़ा था वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हमें पता है ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस, जनरल रिजर्व ये तो सीधे ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बेसिकली वर्कमैन अगर आगे इंजर हो जाते हैं, अपनी लायबिलिटी क्लेम करते हैं, तो वो आने वाली इंजरी से बचाने के लिए हम बेसिकली मतलब एक बारी में ही सारा बर्डन ना पड़ जाए तो हम एक रिजर्व बनाते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की, इनकेस अगर आगे किसी को इंजरी हो जाती है और वो लायबिलिटी क्लेम करता है तो हमारे पास ये रिजर्व है जिसमें से हम पैसा दे सकते हैं। ठीक है, इनकेस अगर क्वेश्चन में कोई लायबिलिटी मेंशन नहीं है, सारा का सारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर थोड़ा वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है बट दैट इज लेस दैन वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, दैट इज रिजर्व इज ग्रेटर दैन क्लेम, तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, और जो बाकी बच गया वो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में। इन केस द वैल्यू ऑफ रिजर्व इज लेस दैन द वैल्यू ऑफ क्लेम या कॉम्पनसेशन जो देने वाली है, तो उस केस में टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम तो पूरे अमाउंट के साथ आ जाएगा, जितना वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है वो सारा का सारा डेबिट हो जाएगा, और जितने से ये कम है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व उतने से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से इंक्रीज इन लायबिलिटी है, लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। और ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस है ये ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ओल्ड रेशो में। ठीक है, पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। सेम इज द केस विद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू अगर गिरती है तो उस गिराव से बचाने के लिए है। ठीक है, तो नाउ इफ नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन, बस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और कुछ नहीं दिया, तो इसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू दी हुई है तो सबसे पहले फॉल कैलकुलेट करो। फॉल इज मार्केट वैल्यू माइनस बेसिकली बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। ये रिजर्व हमें मार्केट वैल्यू गिरने से बचाता है। ठीक है, तो फॉल क्या होगा, बुक वैल्यू कितने में आप रिकॉर्ड कर रहे हो और अब मार्केट वैल्यू कितनी नीचे आ चुकी है। ठीक है, तो वो जो गिराव है वो फॉल कैलकुलेट करो। इफ दिस फॉल इज लेस दैन द रिजर्व हमने क्रिएट किया है, दैट इज द वैल्यू ऑफ रिजर्व इज मोर दैन द फॉल, तो उस केस में जितने से इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही हैं, जितनी गिरावट है उतने से इन्वेस्टमेंट कम कर दो और बाकी बचा हुआ ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। और अगर वैल्यू ऑफ रिजर्व इज लेस दैन द फॉल, मतलब गिरावट बहुत ज़्यादा आ चुकी है कि हमारा रिजर्व भी कॉम्पनसेट नहीं कर सकता, तो उस केस में जितने से इन्वेस्टमेंट कम हो रही है वो तो करोगे ही, जो हमारे पास रिजर्व का अमाउंट है कॉम्पनसेट करने के लिए उतना डेबिट हो जाएगा और बाकी बचा कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि दिस इज बेसिकली डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा इन ओल्ड रेशो।
ये भी हम पहले कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, ज़्यादा डिटेल में देखना है तो पिछले लेक्चर में जा सकते हो। सेम डिट्टो कॉपी, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट एंड आई थिंक लास्ट पॉइंट फॉर दिस लेक्चर, दिस इज रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मोटा मोटी बोलूँ तो रिवैल्यूएशन में चीज़ें क्रेडिट होती हुई हमारे लिए अच्छी हैं, क्रेडिट साइड अच्छी बात, डेबिट साइड गंदी बात, हमारे लिए बुरी बात है। क्यों? रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में चीज़ें आती हैं जैसे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, कोई गेन है जैसे बैड डेट्स रिकवर्ड। और डेबिट साइड जो है वो बुरी बात क्यों है? इसमें आती हैं डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट की वैल्यू गिर गई है तो, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी बढ़ गई है, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है हमारे पास जो हमें अब पता चल रही है, या फिर कोई लॉस है जैसे कि बैड डेट्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इस रिवैल्यूएशन अकाउंट की ना कुछ जो है टिपिकल एडजस्टमेंट्स हैं, उसको डिस्कस करने से पहले मैं बता देती हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं उसके बाद हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। फिर हम बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं उसमें क्या क्या आता है। इस केस में क्या आएगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, नया पार्टनर जो आ रहा है, जैसे सपोज अगर सी आ रहा है तो वो बैंक के थ्रू अपनी कैपिटल लेके आ रहा होगा, उसका बैलेंस आएगा, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सपोज अगर ए और बी दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो उनकी कैपिटल्स में जा रहा है वो आएगा, ठीक है। अगर वो गुडविल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो टू बैंक वो आएगा। अगर सी जो है वो पार्ट गुडविल लेके आ रहा है, पार्टली वो अपने करंट अकाउंट से लेके आ रहा है, तो सी के करंट अकाउंट से कुछ अमाउंट इनके कैपिटल्स में जा रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी रिजर्व्स का ट्रांसफ़र है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, ठीक है, यहाँ आ जाएगा एक्यूमुलेटेड लॉसेस। रिवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड में, लॉस है तो डेबिट साइड में, ठीक है। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल का क्लोजिंग अमाउंट, ठीक है। और इसके बाद हम बनाएंगे रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट। सारा रिवैल्यूएशन को इफेक्ट दे के नई कैपिटल को, ये वाले मतलब क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वहाँ से कैपिटल्स उठा के लाइबिलिटीज़ को एडजस्ट करके रिवैल्यूएशन के हिसाब से बैंक अकाउंट का बैलेंस हमें डिटर्मिन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा, कुछ पार्टनर कैपिटल के तौर पे लेके आ रहा होगा, कुछ पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल के तौर पे लेके आ रहा होगा, कुछ ऐसा हो सकता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया हो गुडविल से, गुडविल वाला अमाउंट जो है ना। तो बैंक का हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे और वो सारा इफेक्ट दे के बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म बनेगी। यही है एडमिशन का जो सिलेबस में है, ठीक है। तो अभी हमारा फोकस इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसकी कुछ टिपिकल एडजस्टमेंट पढ़ा के एक क्वेश्चन डिटेल वाला, ठीक है, और वो करके हमारा ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम रिवैल्यूएशन के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो हम कर रहे हैं बेसिकली इलस्ट्रेशन 36, कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं पेज नंबर 5.32 पे। तो सबसे पहली है वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज पास जर्नल एंट्रीज ऑन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, एडमिशन ऑफ जेड, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3, ठीक है, XY। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000 मतलब इंक्रीज इन वैल्यू इन 10,000। मतलब अगर एग्जिस्टिंग फर्नीचर 90,000 का है
तो बाय 10,000 उसकी वैल्यू इंक्रीज करो, दैट मीन्स नए फर्नीचर की जो वैल्यू है दैट इज 1 लाख, फर्नीचर की नई वैल्यू इज 1 लाख। चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट कितना है 10,000, तो एंट्री क्या डल जाएगी, एसेट डेबिट, इन दिस केस फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन बाय द इंक्रीज इन अमाउंट। ठीक है, इंक्रीज इन अमाउंट, जो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होते हैं वो इंक्रीज, कितने से इंक्रीज हो रहा है उससे हम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट या डेबिट करते हैं, कितने से इंक्रीज हो रहा है, कितने से डिक्रीज हो रहा है, या लाइबिलिटी कितने से डिक्रीज हो रही है, कितने से इंक्रीज हो रही है, या अनरिकॉर्डेड गेन कितने का, अनरिकॉर्डेड लॉस कितने का, अनरिकॉर्डेड एसेट इन टोटलिटी रिकॉर्ड होता है। ठीक है, एग्जिस्टिंग एसेट का सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज रिकॉर्ड होता है। ठीक है, दूसरा इज वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू 40,000, बुक वैल्यू इज 20,000। बोल रहा है वैल्यू इज टू बी इंक्रीज्ड टू 40,000, बुक वैल्यू इज 20,000। अभी वो 20,000 पे आ रही है, हमें वैल्यू 40,000 तक बढ़ानी है, कि मतलब नई वैल्यू जो है वो 40,000 आए बुक्स में। तो कितना हमें 20,000 में ऐड करना पड़ेगा, 40,000 तक पहुंचने के लिए हमें एक्स्ट्रा 20,000 ऐड करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स इंक्रीज बाय का मतलब होता है उतने अमाउंट से इंक्रीज करना है, और अगर बोलता है एग्जिस्टिंग वैल्यू हैज टू बी इंक्रीज्ड टू सम पर्टिकुलर वैल्यू, तो उसका मतलब होता है कि हमें एग्जिस्टिंग वैल्यू में कुछ अमाउंट ऐड करना है, कि न्यू वैल्यू इज उतना अमाउंट जितने तक हमें वैल्यू इंक्रीज करनी है। इस केस में वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू टू 40,000, तो कितना एक्स्ट्रा हमें करना पड़ेगा एडिशन 20,000, तो फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन 20,000 की एंट्री डाल दी उन्होंने। ठीक है, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू, बुक वैल्यू इज 50,000, बुक वैल्यू इज 50,000, इट हैज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू। इसका 120% कितना हो जाएगा 60,000। हमें यहां तक इसकी वैल्यू पहुंचानी है, हम अभी 50,000 पे हैं, हमें 60,000 तक इसकी वैल्यू पहुंचानी है, कितना और ऐड करना पड़ेगा 10,000। तो एंट्री क्या डल जाएगी, फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन 10,000। ठीक है, अगला है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 18,000। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, अंडर वैल्यूड बाय 10%, स्टॉक इज एन एसेट, इट हैज बीन अंडर वैल्यूड बाय 10%। बुक वैल्यू कितनी है 18,000, अंडर वैल्यूड बाय 10%, दैट मीन्स ये 18,000 जो है ये सिर्फ 90% स्टॉक की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि स्टॉक 10% से अंडर वैल्यूड है, तो ये 100% वैल्यू नहीं है, दिस इज 90% वैल्यू। तो 90% वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 18,000। हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक कैसे करना पड़ेगा, हमें इसको 100% की वैल्यू पे लेके आना है। ठीक है, ना कम ना ज़्यादा। तो कैसे लेके आएंगे वो, इफ 90% इज दिस देन 1% विल बी 18,000 डिवाइडेड बाय 90%। ठीक है, एंड 100% विल बी 18,000 डिवाइडेड बाय 90% इंटू 100%। काटो काटो, कितना हो गया 20,000। तो स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए 20,000, हमारी बुक्स में कितनी आ रही है 18,000। दैट मीन्स हमें बढ़ानी कितने से है 2,000 से, 2,000 से एसेट इंक्रीज करना है, तो स्टॉक टू रिवैल्यूएशन 2,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। अब बोलता है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। भैया बुक वैल्यू आ रही है 22,000 बुक वैल्यू है, ओवर वैल्यूड बाय 10%, मतलब ये 100% नहीं है, 100% से 10% ऊपर है, दैट इज दिस इज 110%। ये जो 22,000 है दिस इज 110% वैल्यू ऑफ स्टॉक, 100% नहीं है, हमें तो 100% पे लानी है ना, ओवर वैल्यूड है। तो मतलब अब अगर हमें 100% पे आना है तो कैसे आएंगे, 22,000 डिवाइडेड बाय 110% इंटू 100%। काटो काटो, तो 100% की वैल्यू कितनी है 20,000। हमें यहाँ पहुँचना है, हम अभी यहाँ पर हैं 22,000 पे, तो 2,000 हमें हटाना पड़ेगा स्टॉक की वैल्यू से, है ना। तो एंट्री क्या डल जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट
बाय अमाउंट जितने से कम करना है, ठीक है। ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अंडर वैल्यूएशन के केस में जो टोटल वैल्यू दी हुई है दैट विल बी लेस और हमें बढ़ानी है, और ओवर वैल्यूएशन के केस में टोटल वैल्यू विल बी मोर और हमें वो कम करनी है, ठीक है। द मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर्स इज 25,000, बुक वैल्यू ऑफ कंप्यूटर्स इज 20,000। मार्केट वैल्यू इज 25,000, तो एसेट का अमाउंट हम बढ़ा देंगे 5,000 से, तो कंप्यूटर्स टू रिवैल्यूएशन 5,000, इजी। मशीनरी इज टेकन बाय एक्स फॉर 80,000, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 60,000। तो यहाँ दो चीज़ें हो रही हैं, सबसे पहले तो 60,000 की मशीनरी 80,000 की हो गई है और वो 80,000 की मशीनरी एक्स ले गया है। तो सबसे पहले मशीनरी को रिवैल्यू कर दो, मशीनरी टू रिवैल्यूएशन 20,000 और उसके बाद एक्स को कैपिटल अकाउंट के थ्रू ये मशीनरी रूट कर दो, ठीक है। दिस इज द एंट्री टू बी डन इन केस अ पार्टनर टेक्स एन एसेट, ठीक है। 1/3 of machinery is taken by Y for 30,000 and balance is revalued at 57,600. Book value is 72,000. It is an important point. See, book value of machinery दे रखी 72,000. इसके दो पार्ट्स करो, एक तो 1/3 जो Y लेकर गया और एक बचा हुआ 2/3 जो अभी भी बिजनेस में पड़ा हुआ है। अब बुक वैल्यू के हिसाब से 1/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3 ऑफ 72,000 24,000, ठीक है। और 2/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48,000। अब ये जो 24,000 की मशीनरी थी ये वाई लेके गया, कितने में लेके गया? फॉर 30,000। 24,000 की मशीनरी 30,000 में लेकर गया। दैट मीन्स रिवैल्यूएशन कितनी हुई है इसकी? 6,000, ठीक है, इस 1/3 की। और बैलेंस इज रीवैल्यूड एट 57,600। बैलेंस जो हमारी 48,000 की बची थी, इट हैज़ बीन रीवैल्यूड एट 57,600। दैट मीन्स इसमें अपवर्ड रिवैल्यूएशन कितनी हुई है? 9,600 की। तो टोटल रिवैल्यूएशन कितनी हो गई? 6,000 ये, 9,600 ये। तो एंट्री क्या डलेगी? सबसे पहले मशीनरी को हम रिवैल्यू करेंगे, मशीनरी टू रिवैल्यूएशन 6,000 प्लस 9,600, 15,600, 15,600 और फिर वाइज कैपिटल टू मशीनरी 30,000, 30,000, ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट इज out of the amount of insurance premium debited to P&L, 5,000 is to be carried forward to next year. 5,000 is to be carried forward to next year out of the insurance premium debited. तो 5,000 carried forward to next year, तो वो क्या हो जाएगी? प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसे हम अब रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगी? प्रीपेड इंश्योरेंस टू रिवैल्यूएशन, दैट इज 5,000, ठीक है। अगला है एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंट टू 5,000 पेड बाय एक्स। फर्म ने बियर करने थे, एक्स ने पे किए। हमने लास्ट उसमें भी डिस्कस किया था ये कि नॉर्मली अगर फर्म बियर करती है, फर्म पे करती है, तो एंट्री डलती है रिवैल्यूएशन टू बैंक। इन केस अगर पार्टनर पे करता है फर्म के बिहाफ में, तो एंट्री डलती है रिवैल्यूएशन अकाउंट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट की। हम एक्स को कॉम्पनसेट करते हैं उस अमाउंट से जो उसने पे किया, उसके कैपिटल अकाउंट में उतना अमाउंट क्रेडिट करके। इस केस में कितना है? 5,000। और क्योंकि फर्म ने बियर करने हैं एक्सपेंसेस, तो फर्म का रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है। अ डेटर हुज ड्यू ऑफ 14,000 वर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स लास्ट ईयर पेड 10,000 इन फुल सेटलमेंट। अब ये देखो इंपॉर्टेंट नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ डेटर हुज ड्यू ऑफ 14,000 वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। लास्ट ईयर उसका हमने नामो निशान मिटा दिया था अपने उससे। अब ना वो हमारे डेटर्स में आ रहा है, ना वो प्रोविजन में आ रहा है, कहीं पर वो कहीं पे भी नहीं आ रहा, ठीक है। कहीं से अब आके उसने हमें 10,000 रुपया पे कर दिया। बैड डेट्स रिकवर्ड। नॉर्मली बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है। और इसका सीधा इफेक्ट हम दे देते हैं P&L में। ये हमारे लिए गेन होता है, तो P&L अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाता है। बैड डेट्स रिकवर्ड टू P&L अकाउंट। इस केस में हम P&L अकाउंट नहीं बना रहे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बन रहा है। तो P&L अकाउंट की जगह क्या क्रेडिट हो जाएगा?
टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज अ गेन। ये गेन क्या है? बैड डेट्स रिकवर्ड। तो बाय द अमाउंट रिकवर्ड, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पहले उसका अमाउंट कितना था, जो अमाउंट अभी उसने दिया है वही मैटर करता है, क्योंकि पहला वाला तो हम राइट ऑफ ही कर चुके थे बुक से, ठीक है। तो ये एंट्री डली आपकी बैड डेट्स रिकवर्ड की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे चल के दिक्कत आती है कुछ कि भैया 14,000 का क्या? 14,000 का कुछ नहीं करना। क्यों कुछ नहीं करना? क्योंकि उसका हम राइट ऑफ कर चुके थे पिछले साल। फर्क क्या पड़ता है? आज उसने क्या दिया, आज उसने क्या दिया, और आज उसने दिया 10,000, ठीक है। एक और पॉइंट है जो मुझे थोड़ा खतरनाक लगता है कि भैया इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, दैट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। एक ये देखो इलस्ट्रेशन 45, ठीक है। इलस्ट्रेशन 45 देखो, एक इसका ये वाला पॉइंट देखो। सबसे पहले अब एक बारी बैलेंस शीट देखो। WNR आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में देखो डेटर्स आ रहे हैं 18,000 के, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आ रहे हैं 2,000 के, ठीक है। मतलब हमारे पास PFDD का अमाउंट है 2,000 और डेटर्स आ रहे हैं 18,000 के। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे। ऑन द अबव डेट C was admitted. It was agreed कि C will bring 30,000 as capital, 10,000 as goodwill premium. Debtors of rupees 1,500 will be written off as bad debts. 1,500 के हैं bad debts and a provision of 5% will be created for bad and doubtful debts. A provision of 5% will be created for bad and doubtful debts. अब देखो नॉर्मली बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? सबसे पहली एंट्री डलती है बैड डेट्स टू डेटर्स, ठीक है। बैड डेट्स टू डेटर्स। उसके बाद हमारा सबसे पहले हमारा PFDD बनाने का रीजन क्या होता है? किसी को याद है PFDD क्यों बनाते हैं? PFDD हम बनाते हैं कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल की वजह से, टू नॉट एंटिसिपेट ऑल द प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। हमें आज की डेट में लगता है कि आने वाले सालों में हो सकता है हमें इतना परसेंटेज ऑफ डेटर्स हमारे पैसे वापस ना करें, उसके लिए हम पहले से ही प्रोविजन बना देते हैं, पहले से ही डेटर्स को कम दिखाते हैं कि भैया हमें इतना डाउट है कि ये इतना हमें लॉस होएगा, ठीक है। तो हम पहले से ही प्रोविजन बना के रखते हैं। तो जब हमारा एक्चुअली में लॉस होता है तो उसको हम पहले एडजस्ट करते हैं उस प्रोविजन से जो हमने क्रिएट करके रखी है, ठीक है। यहां पर देखो हमारा PFDD आ रहा है 2,000 का, प्रोविजन हमने 2,000 का मेंटेन करके रखा है। हमारे बैड डेट्स 1,500 के हुए हैं। ये सारा का सारा 1,500 जो है वो हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स झेल सकता है सारा, ठीक है। तो अब ये बैड डेट्स का इफेक्ट हम कहाँ दे देंगे? कहाँ आ जाएगा ये? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इतने से हमारा प्रोविजन जो है कम हो गया, ठीक है। अब वो प्रोविजन जो है वो पक्का बैड डेट बन चुका है, ठीक है। तो अब एक बार आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बनाइए, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बनाइए। लायबिलिटी अकाउंट है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ रहा है उसका? 2,000 का, ठीक है। हमने एंट्री क्या डाली है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, दैट मीन्स टू बैड डेट्स से कितना आ गया इधर? 1,500, ठीक है। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है? प्रोविजन ऑफ 5% विल बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। 5%। अब देखो हमारे पास डेटर्स आ रहे थे 18,000 के, हमारी बैड डेट की एंट्री क्या डली? बैड डेट टू डेटर, ठीक है। हमारे डेटर सच्ची मुच्ची में 1,500 कम हो गए, कोई प्रोविजन नहीं बनाया, सच्ची मुच्ची में वो बैड डेट हो गए। तो हमारे अब एक्चुअल डेटर्स कितने बच गए? 18,000 माइनस 1,500, दैट इज 16,500। 16,500 बच के क्वेश्चन बोल रहा है प्रोविजन ऑफ 5% विल बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो मतलब अब इस 16,500 पे हमें 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है, जो कि हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बैलेंस शीट में कितना दिखना चाहिए हमें?
जो कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा, दैट इज 5% ऑफ 16,500। और ये 16,500 कैसे आया? एक्चुअल बैड डेट्स को माइनस किया डेटर्स से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 825 PFDD का क्लोजिंग अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स ये देखो, अब ये कितना आ रहा है हमारे पास, इसका टोटल कितना आ रहा है हमारे पास? 2325, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारी बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी? 325। और ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली क्या है? एक्स्ट्रा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो आपको अब क्रिएट करना है। एक्स्ट्रा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो आपको क्रिएट करना है। देखो 2000 का आपके पास चल रहा था, जिसमें से 1500 के पक्के बैड डेट हो गए, तो कितना प्रोविजन बच गया आपके पास? 500, ठीक है। रिक्वायर्ड कितना है आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? कितना आना चाहिए? 825। आपके पास कितना बचा है? 500। एक्स्ट्रा कितना क्रिएट करना है? 325। और ये 325 एक्स्ट्रा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बेसिकली अब कहाँ से इसको क्रिएट करोगे? आप इसको क्रिएट करोगे वाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, वाया रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या डल जाएगी आपकी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 325। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें। मेरे पास पर्सनली डाउट्स आए थे, तो दिस इज द पॉइंट कि अगर आपके पास बैड डेट्स भी हैं क्वेश्चन में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी हैं, आपको क्रिएट भी करना है, तो बैड डेट्स को आप सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से सेट ऑफ करोगे। अगर उससे सेट ऑफ हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो बचा हुआ आप रिवैल्यूएशन से सेट ऑफ करोगे, ठीक है। और फिर अगर क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाने हैं, तो फिर आप बचे हुए डेटर्स पे नया प्रोविजन बनाएंगे। जो रेट वो बोल रहा है वो बचे हुए डेटर्स पे लगा के आप क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे कितना होना चाहिए, और उस हिसाब से आप देखेंगे कि PFDD में अमाउंट बढ़ेगा या अमाउंट घटेगा क्लोजिंग बैलेंस वहां तक लाने के लिए। अगर अमाउंट बढ़ेगा तो दैट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करके हमें अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोविजन एक तरह से हमारी लायबिलिटी साइड में आता है, ठीक है। लायबिलिटी अकाउंट है, लायबिलिटी बढ़ती है, दैट मीन्स रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, ठीक है। आई बात समझ में इतनी? अब एक करते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है, और उस क्वेश्चन में हम रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट्स और बैलेंस शीट सब कर लेंगे, और उसी के साथ टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस इज इलस्ट्रेशन 49, पेज नंबर 5.56 पे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन के बाद टॉपिक हो जाएगा खत्म, ठीक है। A and B are partners in a firm. Balance sheet as on 31st March 2020 is given. Provision for doubtful debts दिया हुआ है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। P&L का डेबिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व देखते हैं, लायबिलिटी है तो, ठीक है। On 1st April 2020 C as a new partner आता है on the following conditions. C brings in 40,000 as capital. 40,000 as capital. एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 40,000 बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। गुडविल नहीं लेके आया, गुडविल नहीं लेके आया, अच्छा सी के करंट अकाउंट से लेंगे, ऐसे कैसे नहीं लेके आया? सीज करंट अकाउंट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अमाउंट देखते हैं अभी, ठीक है। मैं अज्यूम कर रही हूँ सारे ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अभी रुक जाओ, करते हैं कैलकुलेट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ABC इज 3:2:1। ओल्ड रेशियो कुछ दी नहीं हुई, तो ओल्ड रेशियो हम क्या अज्यूम कर लेंगे? 1:1, ठीक है। अगर कुछ नहीं दी तो हम अज्यूम करते हैं पार्टनर्स आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, तो ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1। न्यू रेशियो क्या दी हुई है? 3:2:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आती है हमें, ए की क्या हो जाएगी? ओल्ड माइनस न्यू
और बी की क्या हो जाएगी, तो इस केस में सारा का सारा जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो कौन कर रहा है, सिर्फ बी कर रहा है ना, सिर्फ बी कर रहा है। तो गुडविल की एंट्री क्या डल जाएगी, गुडविल की एंट्री क्या डल जाएगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स यूज हो रही है, ठीक है। तो गुडविल कितने अमाउंट से करना है वो बताती हूँ, पर 1/6 से होगा, इतना पता चल गया, ठीक है। क्लेम टुवर्ड्स वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ठीक है, हो जाएगा। बैड डेट्स अमाउंटिंग आर रिटर्न ऑफ, हो जाएगा। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड, रिवैल्यूएशन। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ब्रॉट डाउन, रिवैल्यूएशन। शिखा एंड ओल्ड कस्टमर, बैड डेट्स रिकवर्ड, रिवैल्यूएशन। लास्ट गुडविल की वैल्यूएशन। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1.5 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years लेस 12,000। 1.5 years ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स लेस 12,000, ठीक है। तो लास्ट 3 years के एवरेज प्रॉफिट्स क्या हैं, वो हैं हम पहले साल के हैं 10,000, फिर 20,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 20,000, ठीक है। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 1.5 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years के एवरेज प्रॉफिट्स लेस 12,000, ठीक है। दैट मीन्स 1.5 इंटू 20,000, 30,000 लेस 12,000, दैट इज 18,000 है हमारा गुडविल का अमाउंट, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब सी कितने शेयर के लिए आ रहा है, 3:2:1, दैट इज 1/6। तो सी का कितना शेयर ऑफ गुडविल बनता है, सी का शेयर बनता है भैया 1/6 इंटू 18,000, दैट इज 3,000। और ये किसको कॉम्पनसेट करेगा, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसके लिए। तो सीज करंट अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना, 3,000, ठीक है। हमें जर्नल एंट्रीज नहीं डालनी है, रिवैल्यूएशन, कैपिटल और ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, ये आगे क्रेडिट साइड, ये आगे डेबिट साइड, ये आगे पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। सबसे पहला क्या है, क्लेम टुवर्ड्स वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज 3,000, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज 5,600। तो इस केस में एंट्री क्या डल जाएगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 5,600 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 3,000 का जो है वो ये आएगा आपकी बैलेंस शीट में, ठीक है। और बाकी बच गया अमाउंट जो 2,600 वो ए और बी की कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, उनके ओल्ड रेशो में। कुछ नहीं पता ओल्ड रेशो क्या थी, हम क्या अज्यूम करेंगे, इक्वल है, तो 1:1 में ट्रांसफर कर दिया उनके कैपिटल अकाउंट्स में, ठीक है। बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 6,000 आर टू बी रिटन ऑफ। देखो क्वेश्चन में पीएफटीडी भी है, बैड डेट्स भी है, डेटर्स भी है। तो सबसे पहले ये बैड डेट्स को हम किसके अगेंस्ट करेंगे, पीएफटीडी के अगेंस्ट, ठीक है। तो एंट्री क्या डलेगी, बैड डेट्स टू डेटर्स पीएफडीडी रीवैल्यूएशन टू बैड डेट्स। क्यों, पीएफडीडी सिर्फ 4,000 का ही है, मतलब हमारे पास प्रोविजन सिर्फ 4,000 का ही था, बैड डेट्स एक्चुअल में 2,000 ज़्यादा हो गए, 2,000 ज़्यादा हो गए। तो ये जो एक्स्ट्रा 2,000 के बैड डेट्स हो गए हैं, इसका लॉस हम कहाँ बियर करवाएंगे, इसका लॉस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में बियर करवाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसका लॉस जाएगा, क्या आ जाएगा, टू बैड डेट्स, कितने अमाउंट से, 2,000 से एक्स्ट्रा। अगर यहाँ पर सपोज बैड डेट्स जो है 6,000 नहीं होते, सिर्फ 2,000 होते, तो उस केस में एंट्री क्या डलती, बैड डेट्स टू डेटर्स 2,000, ठीक है। पीएफडीडी टू बैड डेट्स 2,000। उस केस में रिवैल्यूएशन का कुछ झंझट ही नहीं पड़ रहा था। अगर आगे कुछ क्वेश्चन नहीं बोलता कि भैया हमें इस पर्टिकुलर रेट में मेंटेन करने हैं पीएफडीडी, अगर ऐसा कुछ नहीं बोलता क्वेश्चन, तो फिर रिवैल्यूएशन का पड़ता ही नहीं कुछ। पर यहाँ पर एक्चुअल बैड डेट्स पीएफडीडी से भी ज़्यादा है, तो कितने ज़्यादा हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बियर करेगा।
नॉर्मली कौन करता है, पीएनएल अकाउंट। यहाँ पीएनएल नहीं बना रहे, यहाँ पीएनएल एडजस्टमेंट बना रहे हैं, तो जो भी एडजस्टमेंट है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही आएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2000 मोर, इंक्रीज इन लायबिलिटी, मतलब डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन। 2000 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फॉर डैमेजेस। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ये 2000 आर और एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बी ब्रॉट डाउन टू 1200। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 3000। लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि है 3000, वी हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू 1200। 3000 से वो 1200 का बैलेंस रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। और वो कैसे करेगी, जब 3000 में से हम कुछ अमाउंट लेस करेंगे कि वो 1200 तक पहुंच जाए। और कितना अमाउंट लेस करना पड़ेगा हमें, 1800 लेस करना पड़ेगा। 3000 से जब हम 1800 लेस करेंगे तभी वो 1200 का अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगी। दैट मीन्स वी हैव टू रिड्यूस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बाय 1800। ठीक है। शिखा, एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, हैज प्रॉमिस्ड टू पे 2500 इन सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज। अब देखो, इन्होंने दो सोल्यूशंस प्रेजेंट किए हैं, एक जिसमें प्रॉमिस को कुछ नहीं मान रहे और दो जिसमें प्रॉमिस को मान रहे हैं। पर ये है इंडिया। ठीक है। यहाँ वादों की कीमत होती है। ठीक है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। यहाँ कस्में खा खा के लोग क्या से क्या कर जाते हैं, तो हम मानेंगे नहीं। अगर शिखा जी हमें वादा कर रही हैं कि वो हमें कितने 2500 रुपया पे करेंगी, तो हम मानेंगे नहीं उनके वादे को। भैया जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, मतलब निभाना पड़ेगा। उसने गॉड प्रॉमिस, मदर प्रॉमिस सब खा लिया, अब वो पीछे नहीं हट सकती। उसने क्रॉस भी नहीं किया था कुछ। ठीक है। तो दैट मीन्स हम उस वादे को मान लेंगे। तो जब उसने बोला कि उसने प्रॉमिस कर दिया, तो एक तरह से वो हमारे डेटर्स में दोबारा से शामिल हो गई। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें उससे 2500 रुपया मिलेगा। तो हमारे डेटर्स जो हैं वो बढ़ गए बाय द अमाउंट ऑफ प्रॉमिस जो शिखा ने किया। एंट्री क्या हो गई, एंट्री हुई सन्ड्री डेटर्स टू बैड डेट्स रिकवर्ड एंड बैड डेट्स रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन। ये इसका डबल इफेक्ट आ गया और सन्ड्री डेटर्स जो आगे बैलेंस शीट में चले जाएंगे। ठीक है। ये कितने से हो गई एंट्री हमारी, जितने से उसने वादा किया जो उसको निभाना है 2500 का। ठीक है। ये आ गया। अब उसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा, तो जी कर दो टोटल। $1700 आया आपका रिवैल्यूएशन लॉस बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल बीज कैपिटल। कोई नहीं है, ओल्ड रेशो में ट्रांसफर होएगा, तो 2 8 16 2 5 10 850 रुपया रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट बनाना है हमें कैपिटल अकाउंट, है ना। बना लेते हैं जी कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ABC सबसे पहले ए और बी का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा कैपिटल का। कितना है, ए का आ गया 50,000, बी का आ गया 60,000। सी बैंक में कितना लेके आया था एज कैपिटल बाय बैंक, वो आ जाएगा 40,000। ठीक है। रिवैल्यूएशन का लॉस हमने कितना कैलकुलेट किया ए और बी का, 850 और 850। इसके अलावा बी की कैपिटल अकाउंट में गुडविल के लिए कितना जा रहा है, बाय सीज करंट अकाउंट कितना जा रहा है, 3,000। ठीक है। 3,000 चला गया। अब उसके बाद
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 4000, ठीक है, तो वो ए और बी की कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो 1:1 थी, कुछ दी नहीं हुई थी तो हमने अज्यूम की 1:1, तो 2000 यहाँ चला गया। उसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हमारा जो था, ए की कैपिटल में कितना जा रहा है 1300, बी की कैपिटल में कितना जा रहा है 1300, तो बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 1300, ठीक है। इसके अलावा कुछ और कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो कर लो कैलकुलेट टू बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। यहाँ का कैलकुलेट करो, मैं देख के लिख देती हूँ क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर मैं कैलकुलेट करने बैठी तो, ठीक है। सारी पोस्टिंग्स करके ये आया आपका क्लोजिंग बैलेंस। अब बना देते हैं हम बैलेंस शीट, ठीक है, ठीक है, बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट में क्या आएगा भैया, सबसे पहले आप देखो कैश, तो कैश अकाउंट बनाओ रफ में। ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है 10,000, ठीक है। सी कितना लेके आया अपने साथ 40,000, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो कैश का आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया 50,000, तो ठीक है, कैश आपका आ गया 50,000, ठीक है। इसके अलावा आपके पास सन्ड्री डेटर्स हैं। सन्ड्री डेटर्स आपके कितने थे 80,000, ठीक है, और 80,000 में से आपके सन्ड्री डेटर्स में से 80,000 में से आपके 6,000 तो बैड डेट्स हो गए, ठीक है, बच गए आपके 74,000। पर ये 2500 के डेटर्स एडिशनल ऐड हुए हैं शिखा के प्रॉमिस की वजह से। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शिखा हमें देगी ये 2500, जिसकी वजह से हमने उसको डेटर में डाला। तो कितना हो गया हमारा डेटर्स का टोटल 76,500, ठीक है। उसके बाद आपका आ रहा है स्टॉक। स्टॉक का कोई रिवैल्यूएशन का असर नहीं है, तो स्टॉक की वैल्यू उतनी ही आ जाएगी 20,000। मशीनरी का कोई रिवैल्यूएशन का कुछ नहीं है, तो मशीनरी आपकी आ जाएगी 38,600, ठीक है। इसके अलावा आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो अब 3,000 से कितने आ गए हैं 1200, 1800 हमने कम किए, ठीक है। इसके अलावा आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम कितना बन रहा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम जो भी देना है वो बन रहा है 3,000, ठीक है। इसके अलावा आपकी क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर। क्रेडिटर्स 30,000 है अभी, कितने हो जाएंगे 2,000 मोर के बाद 2,000 ऐड हो जाएंगे उसमें, तो 32,000, ठीक है। 2,000 इज टू बी प्रोवाइडेड ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस। तो लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस जो अनरिकॉर्डेड है वो कितनी आ जाएगी 2,000, ठीक है। इसके अलावा देखो, जब आपने गुडविल ली, आपने सी के करंट अकाउंट को डेबिट किया और बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, उसके बाद करंट अकाउंट की कोई एंट्री नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, दैट मीन्स सी का करंट अकाउंट डेबिट में चल रहा है और उस डेबिट में इतना सा ही बैलेंस है बस। तो सीज करंट अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस, तो एसेट साइड में आ जाएगा सीज करंट अकाउंट बाय 3,000, और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट्स के आपके क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे। ए का आ जाएगा 48,450, बी का आ जाएगा 61,450 और सी का आ जाएगा 40,000। ये आ जाएगा आपका टोटल 149,900। और बैलेंस शीट आप देख लो, मैच कर जाएगी 188, 100, 188, 100 से, ठीक है। दिस
इज़ योर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जो आपको पेपर में आएगा। 3 चीज़ें रिवैल्यूएशन में ज़रूरी होती है, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। एक जो मैंने आपको बताया वो मशीनरी वाला नहीं बताया था मैंने, 1/3 वो ले जाता है इतना रिवैल्यू करके, बाकी की ऐसे रिवैल्यू होती है। तो टोटल रिवैल्यूएशन का इफेक्ट रिवैल्यूएशन में जाएगा, और जितनी पार्ट मशीन वो लेके जाता है पार्टनर उतना उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। और तीसरा वो बैड डेट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाला, उसमें मैंने दोनों केसेस करा दिए। एक कि बैड डेट्स, जितने बैड डेट्स हो रहे हैं उतना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कवर कर सकता है, और एडिशनल बनाना पड़ेगा हमें रेट मेंटेन करने के लिए। और दूसरा केस कि बैड डेट्स आर मोर देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, दिस वॉज योर चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसके अलावा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम द सिलेबस। हाउएवर मैं इसको एक लेक्चर में कवर कर दूंगी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को, जिसमें हम एक और क्वेश्चन एडमिशन का करेंगे, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नहीं होगा, और उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के भी पॉइंट्स में डिस्कस कर दूंगी, ताकि जिनको सीखना है एक्चुअली में कि कैसे होती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वो पीछे ना रह जाए। ऑलराइट, और साथ में एक क्वेश्चन भी हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गॉट एन आइडिया, यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स। नहीं कुछ समझ आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।